हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वाली क्लास में मैंने जो आपको एक क्वेश्चन पर सॉल्व करना सिखा रहा था, उसका मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको सॉल्व करना पिछले वीडियो में सिखा चुका हूँ। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 16 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 2 को स्किप कर दिया था, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे यहाँ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ, इसका पीडीएफ वगैरह जो है आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट किए बिना। और अगर आपने अभी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी का वहाँ पर फ्री में कोर्स चल रहा है, जहाँ पर आपको बहुत सारे इसी तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ मैं। अभी तो ये बस पहला एक ट्रेलर है, इसके आगे आप चलिए ना, बहुत सारे मैं खुद से बनाकर क्वेश्चन पेपर आपको दूंगा, ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। उसके अलावा हम वहाँ पर क्विज वगैरह भी जरूर करेंगे। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोल रहा है कि अगर हमारा x+1 जो एक फैक्टर है पॉलिनोमियल 3x² माइनस के एक्स का, तो बताइए के का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले कि x+1 जो है वो फैक्टर है ना। यहाँ लिख दूंगा मैं x+1 इज फैक्टर ऑफ के एक्स और माइनस में 3 ऐसे उसका क्वेश्चन। ये 3x² माइनस लिखिए, सॉरी 3x² माइनस में के एक्स, इसका ये एक फैक्टर है और यहाँ से अपने को के की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल में जिसका फैक्टर दिया हुआ रहे, तो इसका मतलब क्या होता है कि x+1 अगर इसका फैक्टर है, यहाँ पर अगर x+1 इसका फैक्टर है, इसलिए x अगर अपन वैल्यू निकाले 1 विद ट्रांसफर कर दें, तो x का वैल्यू जो -1 निकलेगा, अगर हम लोग उसको यहाँ पर पुट करेंगे ना, तो हमारा आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। कभी भी कोई भी चीज हमारा फैक्टर दिया हुआ है, जैसे कि अगर वो दिया हुआ रहता है x+2 फैक्टर, अगर कोई भी नंबर दिया रहता है तो वो इक्वल हो जाता है 0, यानी फैक्टर को जब हम इस पे पुट करते हैं ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हमारी 0 हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x+1 इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो x का जो वैल्यू होगा वो हमारा -1 हो जाएगा। अब यहाँ से जो -1 निकल कर क्या है उसका आपको यहाँ पुट करो, नाम x इक्वल टू -1 इन, है ना, पॉलिनोमियल, जो वन पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x² माइनस में के एक्स, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 3 इंटू में -1 का स्क्वायर माइनस में के, और एक्स तो फिर से -1 कर देंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ पर जब आप लोग इक्वल 0 लगाओगे तो कभी भी इधर इक्वल नहीं लगाओगे, इधर एरो लगाओगे, या फिर इधर कुछ नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो जब हम लोग फैक्टर पे जो वैल्यू होता है, एक्स से जो वैल्यू है, अगर हम लोग यहाँ पर इस पॉलीनोमियल में पुट करेंगे, तो ये पॉलीनोमियल क्या हो जाएगा, इक्वल की 0 हो जाएगा। बस यहीं से आपकी के की वैल्यू निकल जाएगी। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 में 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 ही रहेगा। यहाँ पर के का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास के 1 के हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का के हो जाएगा, इक्वल टू 7। 0 है तो के का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 3 को ट्रांसफर कर देंगे, तो ये बन जाएगा -3, यानी जो के की वैल्यू है वो -3 है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। कभी फैक्टर दिया जाता है तो उसका वैल्यू को पुट करके हम लोग किसी एक्स वाई जो भी दिया रहता है ना, उसका वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये तुम्हारा सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। बाकी क्वेश्चन तो इधर वाले कंप्लीट हो ही चुके हैं कल की वीडियो में, वीडियो भी आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 वगैरह, उनको सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में भाई। और क्वेश्चन नंबर 11 से बोल रहे हैं कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन इंटरसेक्ट को देखो। आपको यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से नहीं लिख रहा होगा, पीडीएफ जो प्रोवाइड करा हुआ ना, उसमें आप क्लियरली लिखिएगा। और बच्चों की आप बोल बोल के समझा भी दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, तो आगे आपको वो भी क्लियर हो जाएगा वहां से कि दो लाइन जो है इंटरसेक्ट हो रहा है एक दूसरे के, देन प्रूव दैट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट जो होते हैं एंगल्स ना वो इक्वल होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहते हैं, जैसे कि मान लो मैंने दो लाइन बनाया, एक मैंने बनाया ए बी, ठीक है, दूसरा लाइन बना दिया हमने सी डी। ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। उसी तरीके से इधर जो एंगल बनेगा और इधर जो एंगल बनेगा, इसको वर्टिकली अपोजिट करते हैं। इसका नाम मान लो मैं एंगल 1 दे देता हूँ, इसका नाम एंगल 2 दे देता हूँ। इस वाले ऊपर वाले का एंगल का नाम हम लोग देख सकते हैं एंगल नंबर 3, और नीचे वाले का नाम देता हूँ मैं एंगल नंबर 4। तो हमको यही प्रूव करना है कि 1 और 2 आपस में इक्वल है और 3 और 4 इक्वल है। तो यहाँ पर लिखोगे टू प्रूव, सिंपल एकदम फटाफट, यहाँ पर टाइम इज बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग को प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू जो है हमारा एंगल 4 है। यहाँ पर आप लोग डिटेल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि हमारे पास दो लाइन जो हमें इंटरसेक्ट करवा रहे हैं उसका नाम ए बी और सी डी है, जैसे लिख सकते हो। अब कैसे प्रूव करेंगे, तो हम सिंपल तरीका है, हम लोग दूसरे वाले जो आइडेंटिटी होते हैं, दूसरे जो रूल होते हैं ना, उसका यूज करने वाले हैं। दूसरा कौन सा रूल यूज कर सकते हैं यहाँ पर, तो हम क्या जानते हैं कि एक सीधी लाइन के जब दो एंगल बनता है तो उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। जैसे कि मान लो एक मैंने लाइन बनाया, उसको एक ऐसे ट्रांसवर्सल आके कट कर रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, इन दोनों का जो सम होता है 180 होता है। तो हम लोग वही काम करेंगे, हम लोग लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3।
एंगल 1 में अगर हम एंगल 3 प्लस करते हैं तो हमारा 183 भी आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये एरियल पेयर है, सिंगल एंगल बनने वाला एंगल है। वो भी आप यहाँ पर दिखा दो टीचर को करके, हमको ये भी पता है कि ये 180 क्यों होता है, हमें क्यों रटा नहीं है। तो 1 और 3 और 180 हो गया। बाकी सर अगर अपन 1 और 4 को देखें तो ये भी तो 180 हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे वाला हम लाइन ए बी को देखते हैं, देखो ऐसे ये नहीं बना हुआ है, उसमें ये वाली लाइन ऐसे आई है, तो यहाँ पर हमारा 1 बन रहा है और यहाँ पर 4 बन रहा है, तो सीधी लाइन पे ये दोनों एंगल भी बन रहे हैं ना। तो एंगल नंबर 1 जो होगा उसमें डायरेक्ट तक लोग 4 प्लस करते हैं तो भी 180 होगा, और इसका भी रीजन सेम टू सेम हो जाएगा। अब यहाँ आप दोनों इक्वेशन को देखो, यहाँ पे एंगल बना रहा है, यहाँ पे एंगल बना रहा है, तो देखिए हम ये काम कर सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, अगर राइट वाला आपस में इक्वल हो तो लेफ्ट वाला भी इक्वल होगा हमारा। तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, यहाँ पे हमने लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन और 1 और 2 से हमारा राइट वाला इक्वल है तो लेफ्ट वाला भी इक्वल हो जाएगा। हमारा एंगल नंबर 1 प्लस एंगल 3 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 4 के। तो यहाँ से हमारा एंगल 1 और एंगल 1 आपस में कैंसिल कर दो, क्योंकि हम जाते हैं एंगल 1 की तरफ ट्रांसफर करेंगे, जब प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एंगल 1 से एंगल 1 कट हो जाएगा और खेल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे निकल गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल नंबर 4। तो ये हमारा पहला चीज प्रूफ हो गया, 3 कॉर्नर 4 इक्वल प्रूफ कर दिया। अब हम लोग 1 को 2 इक्वल प्रूफ करेंगे, तो उसी में क्या कर सकते हैं, 1 को 2 इक्वल प्रूफ करने के जैसे यहाँ पर हमने दोनों साइड 1 1 लिया और अलग अलग हम लोग 3 और 4 लिए, तो वैसे ही इधर हम लोग किसी भी एक को कॉमन ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग 1 और 2 को कॉमन लेना है, ये 1 और 2 को लेकर क्या आना है, तो मैं ये एंगल ले लेता हूँ, 1 और 4 को ले लेता हूँ और 2 4 को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग फिर से लिखेंगे, इसको मैं डाल देता हूँ, आयो ये जरूरत नहीं तो समझने का। अगेन दोबारा से हम लोग लिखेंगे एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 4, ये इक्वल है 180 डिग्री का, जैसे कि अभी हमने देखा कि लीनियर पेयर है हमारे पास। उसी तरीके से एंगल नंबर 2 जो है ऐसे वाली लाइन देखें तो 2 और 4 भी लीनियर पेयर ही बन रहे हैं ना, तो एंगल नंबर 2 में अगर एंगल नंबर 4 प्लस करेंगे तो भी हमारा 180 डिग्री होगा। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो फिर से इक्वेशन 3 और 4 से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हमारा एंगल 1 में अगर हम लोग प्लस कर एंगल नंबर 1 में हमारा एंगल नंबर 4 है वो अगर एंड करते हैं और 180 आता है, तो ये अगर 180 है तो ये दोनों इक्वेशन के आपस में इक्वल होंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4, जैसे उधर लिखे सेम टू सेम वही कर देंगे। तो यहाँ से एंगल एक सेकेंड एंगल 2 होगा, सॉरी बच्चों, एंगल 2 और एंगल 4, तो गड़बड़ी नहीं, आराम से सॉल्व करो, बहुत टाइम बच्चों के पास। तो यहाँ से हमारे पास एंगल 4 से एंगल 4 कट हो जाएगा, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा, और जो हम लोग को लेकर क्या आना था वो मिल आया है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट हमारा 1 और 2 था वो आपस में इक्वल हमने कर दिया, 3 और 4 था वो भी हमने आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया है। क्वेश्चन 12 में जहाँ पर हमसे बोल रहा है फाइंड द एंगल वो सप्लीमेंट इज 6 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एंगल का पता कीजिए जिसका सप्लीमेंट जो होगा वो 6 टाइम ऑफ उसके कॉम्प्लीमेंट से। सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का आपको आयोग क्लियर होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, आपको फिर सुना देता हूँ कि दो एंगल सप्लीमेंट कब कराते हैं, दो एंगल सप्लीमेंट तब कराते हैं जब उनका सम हम लोग करें तो हमारा 180 आ जाए, ठीक है। और जब कॉम्प्लीमेंट कब कराते हैं, जब हम लोग सम करें और आंसर जो है वो 90 डिग्री आए हैं तो उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एंगल हमारा 100 है, दूसरा वाला हमारा 80 है, इन दोनों का सम कितना आया है, 180 आया है। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट है। वैसे ही अगर मैं ले लेता हूँ 40 डिग्री और 50 डिग्री के एग्जाम्पल, तो 40 और 50 को अगर ऐड करेंगे तो 90 आता है, यानी कि 40 और 50 आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हैं। तो हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया वो समझ लो जल्दी से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि हमारे पास उस एंगल का पता कीजिए जिसका सप्लीमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट से 6 टाइम ज्यादा हो। तो पहले तो मान लीजिए ये क्वेश्चन में हमारा 12 का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड और एक और क्वेश्चन इसी में और करके दिया हुआ है, उसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर एग्जाम में ध्यान रखना जो और वाले क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व नहीं किया जाता है, साइंस में आगे इतना पता ही होगा, फिर किसी को नहीं पता तो इसलिए बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर ले देते हैं कि लेट द क्या बोल रहा था वैसे एंगल कुछ है ना, लेट द एंगल इसे सिंपल स्टेटमेंट बना देते हैं बी एक्स, मान लेते हैं जो एंगल हमारा एक्स है तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा। सो सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट हमारा हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब ये कहाँ से है सर, तो ये कैसे है वो भी समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि मान लो हम लोग के पास इसमें बताया कि एक एंगल हमारा एक्स है, दूसरा वाला एंगल हमारे पास नहीं पता है ना, दूसरा वाला मान लो हमारे पास कितना है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 100 डिग्री का है, तो अब दोनों का सम तो 180 डिग्री निकल कर आने वाला है। तो अगर हम लोग को इसमें से x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा कि 100 के इधर जाकर के ट्रांसफर करके माइनस कर दूंगा, यानी कि 180 में से माइनस कर दूंगा 100 को, तब मेरा x का वैल्यू निकल कर क्या है 80 डिग्री। यानी कि हमको कोई भी एक एंगल दिया हुआ है और दूसरा वाला एंगल अगर अपने को निकालना है हम क्या करते हैं 180 में से जो एंगल दिया हुआ है उसको माइनस करते हैं।
लेकिन यहाँ पर देखो कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ है ना। तो अगर कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ है तब हम क्या करेंगे, केवल मान देंगे कि जो हमारा मेन एंगल इसके बारे में से पूछा जा रहा है वो x डिग्री है, तो दूसरा वाला जो एंगल जो सप्लीमेंट एंगल होगा उसको निकालेंगे, हम क्या करेंगे 180 में से उस x को माइनस कर देंगे। सेम उसी तरीके से जो हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा उसको निकालेंगे तो क्या करेंगे 90 में से x को माइनस कर देंगे। अब क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि जो सप्लीमेंट एंगल है ना वो कॉम्प्लीमेंट का 6 टाइम्स ज्यादा है, यानी कि सप्लीमेंट क्या है कि 180 माइनस एक्स जो है वो इक्वल है इसके 6 टाइम के, यानी कि 90 माइनस एक्स का अगर अपन 6 टाइम करेंगे तो उसके बराबर है। ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। तो पहले आप लोग को यहाँ पर कोई भी एंगल को एक्स मान लेना है, उसका सप्लीमेंट निकाल लेना है, कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है, फिर आ जाना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि जो सप्लीमेंट होगा वो 6 टाइम होगा कॉम्प्लीमेंट ही। अब बस इसको सॉल्व करो, ऐसा आपका एक्स निकल जाएगा, तो 180 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 6 9 54 और ये 0 550 और 40 हो जाएगा। तीन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 6x आ जाएगा। अब 6 को इधर ले जाओ, 180 को उधर ले जाओ, तो 6 इधर आकर प्लस में हो जाएगा, माइनस में x पहले से है, इधर हमारे पास 540 पहले से है, 180 उधर ले जाएंगे तो ये हमारा माइनस में 180 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 12 14 में से माइनस हो तो 6, यहाँ पर 4 में से 1 माइनस हो तो 3। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 360 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 10 चिपका हुआ है, 80 नहीं इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 7 जा हो जाएगा हमारा 35, 1 आ गया 5 2 जा 70 सॉरी 10। तो ये पता कि हमारा एंगल बन गया वो 72 डिग्री का बन गया। इसका जिस एंगल के बारे में से पूछा जा रहा था वो 72 डिग्री था। अगर आप अपने आंसर को चेक करना चाहते हो तो जल्दी से होगी मैं आपको सलाह देता हूँ, आप लोग क्या करो इसका सप्लीमेंट निकाल के देखो। इसका सप्लीमेंट निकालने के हम लोग जाते हैं कि इसमें से माइनस करना पड़ेगा 180 की वजह से 72 को, तो हमारा एन में से माइनस हुआ तो 8 हो गया, यहाँ पर हमारे पास 0 और ये 1, यानी कि 108 जो है इसका सप्लीमेंट हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालें तो 90 में से 72 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 18। अगर जानते हैं कि 18 का अगर 6 टाइम हम लोग टेबल पढ़ते हैं ना, 18 का सी ने मल्टीप्लाई करते हैं तब जाकर कि हमारे पास 108 आता है। इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही था कि जो हमारा सप्लीमेंट एंगल है वो 6 टाइम है हमारे कॉम्प्लीमेंट के, तो आंसर जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऐसे एग्जाम में बैठे बैठे अगर आप लोग टाइम पास कर रहे हो, आप लोग सॉल्व हो चुका है पेपर, तो इस तरीके से चेक भी कर सकते हो आंसर को। हम लोग सेकंड वाले पार्ट में जहाँ पर 12th का हम सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें हमारा एक्स प्लस वाई जो है, एक्स यहाँ पर एना बना है, यहाँ पर वाई बना है, ये इक्वल है वाई डब्ल्यू प्लस जेड के, डब्ल्यू नीचे में यहाँ पर है और जेड यहाँ पर है। उनको प्रूव ये करना है कि जो सीधी लाइन ए ओ बी बनी हुई है ना वो एक स्ट्रेट लाइन है। अब इसका फिगर बना करके दिखा देता हूँ। हमारे पास एक इस तरीके से लाइन बना हुआ है, उसमें एक ऐसे लाइन आया है और एक ऐसे लाइन आया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ए है, ये ओ है और ये बी है। यहाँ पर हमारे पास एक्स बना हुआ है, यहाँ पर वाई बना हुआ है एंगल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डब्ल्यू बना हुआ है और इधर ओ के पास जो ओ लिखा हुआ है वहाँ पर हमारा जेड बना हुआ है। तो अब हमसे ये बोल रहा है कि हमारा जो एक्स प्लस वाई है, ठीक है, एक्स प्लस वाई वो इक्वल है डब्ल्यू प्लस जेड के। तो आपको ये प्रूव करना है कि ए ओ बी यानी ये वाली जो हमारी लाइन है ना ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये 12th का सेकेंड पार्ट हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे ओ बी की स्ट्रेट लाइन, हम क्या जानते हैं कि जो कभी स्ट्रेट लाइन जब बनता है तो उसके ऊपर ये नीचे जो एंगल बनते हैं ना सीधे सीधे वो हमारे पास लीनियर पेयर होते हैं, यानी कि 180 डिग्री के होते हैं। अगर हम ये प्रूव कर दें कि हमारा एक्स और वाई पर अगर हम सम करते हैं और वो 180 आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि ए ओ बी हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। तो कैसे करेंगे एक्स प्लस वाई को 180 को कैसे प्रूव कर रहे हैं वो समझो। यहाँ पर लिखेंगे हमारा एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड इक्वल है। हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी सर्कल वाले एंगल, जैसे कि एक सर्कल बना हुआ है उसमें 4 एंगल बने हुए हैं, जैसे ये हो गया ये हो गया, तो इन चारों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 360। ये सब क्लास 7 के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग लिखोगे कि हमारे पास अगर हम लोग एक्स प्लस वाई कर दें और वहाँ पर हम लोग डब्ल्यू और प्लस जेड कर दें, चारों में इन्हीं को प्लस कर दें तो हमारा 360 आ जाएगा। इसको आप चाहो ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्यों ब्रैकेट में लिखा वो समझो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वाई प्लस जेड जो है वो भी इक्वल है एक्स प्लस वाई के, तो इसके बदले एक्स प्लस वाई भी लिखा जा सकता है। तो पहले से जो एक्स प्लस वाई है उसको लिख लो और डब्ल्यू प्लस जेड जो है, सॉरी इसको मैं वाई बोल रहा था, इसके बदले फिर हम लिख देंगे एक्स प्लस वाई इक्वल दोनों साइड हो जाएगा हमारे पास 360। तो अब यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 2x प्लस में 2y इक्वल टू 360। दोनों में से 2 कॉमन ले लो तो हमारा ब्रैकेट में x प्लस वाई बच जाएगा इक्वल के उस साइड में हो जाएगा 360। तो यहाँ से हमारा x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 360 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री। और ये अपने को प्रूव करना था कि x प्लस वाई जो है 180 डिग्री है, और अगर x प्लस वाई हमारा 180 डिग्री है ना, यहाँ पर लिखोगे कि सिंस एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री
जिसको हम लोग लीनियर पेयर के नाम से भी जानते हैं, जो कि लीनियर पेयर भी बना रहा है यहाँ पर। सो इसलिए हमारा जो 9 है कौन सा रैंक में गया, तो ए ओ बी, वो क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो इज अ स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। आगे वाले क्वेश्चन से कहा जा रहा है, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा इसको इधर ले जाकर के दिखाता हूँ। इससे उनसे कहा जा रहा है कि अगर हम यूजिंग फैक्टर थ्योरम, आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करना है और फैक्टराइज करना है एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 5। सो ये माइनस में 5 यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को दिया हुआ है, इसको अपने को फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना है। ये वाला ना आपका मैं क्लास 9th में पढ़ा जो बहुत चैप्टर नंबर 5 में था मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन। चैप्टर 5 में जहाँ तक मिला फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल में पढ़ाया था इस क्वेश्चन को। तो चलिए लोग सॉल्व करते हैं। एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 30, एक्स का क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 9x और प्लस में 5 है। मेरे हिसाब से कि माइनस में फैक्टर वही जाता है, माइनस में फैक्टर जितनी चीजें सब माइनस में है। तो ठीक है, इसको हम माइनस में 5 लिख लेते हैं। अब इसको फैक्टराइज करने के थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक रहता है। तो हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं बीच वाले पार्ट को और फिर वो आंसर निकालते हैं। क्यूबिक वाले में हम लोग क्या करना पड़ता है, पहले फैक्टर पता करना पड़ता है, फिर उससे डिवाइड देते हैं, तब हम लोग को जाकर के एक दूसरा फैक्टर पता चलता है, फिर उसको सॉल्व करके हम लोग फैक्टराइज करते हैं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप लोग क्या करोगे, कॉन्स्टेंट वाले टर्म को देखोगे। कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास 5 है। अब आप लोग जानते हो कि 5 के जो फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो 5 का फैक्टर या तो 1 होता है या तो 5 फुल होता है। 5 के फैक्टर तो 21 होते हैं। इसका मतलब कि इस वाले जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, इसमें एक जो हमारा फैक्टर होगा वो हमारा या तो x प्लस 1 होगा या फिर हमारे पास x प्लस 5 होगा। इन दोनों में से हमारे पास कोई एक फैक्टर होगा। तो इसको हम ट्रायल और एरर मेथड से सॉल्व करते हैं। यानी पहले हम लिखेंगे कि इफ अगर हमारे पास x प्लस 1 है ना इक्वल टू 0 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, जो हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका अगर अपन ये देखें, या मान लेंगे हमारे पास x प्लस 1 जो होगा इसका फैक्टर होगा, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा हमारा -1। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे पास x माइनस 1 जो होगा अगर उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे ना, तो इन सभी का आंसर 0 आना चाहिए। अगर आंसर 0 आ गया इसका मतलब x प्लस 1 हमारा फैक्टर हो जाएगा, जैसे मैंने आपको सुबह 2 में भी समझाया था। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा -1 का क्यूब, उसके बाद माइनस में 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 की स्क्वायर से, माइनस में 9x है तो माइनस 9 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा और माइनस में 5 हो गया। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखते हैं कितना आ रहा आंसर। -1 में क्यों, तो -1 ही होगा। यहाँ -1 की स्क्वायर 1 हो जाएगा और 3 1 3 होगा, फिर से ये प्लस में माइनस हो जाएगा, तो प्लस -3 माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस हमारा प्लस में 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 9 और ये माइनस में 5 हो गया। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा -4 माइनस में 5 लिख लो प्लस में 9 लिख लो। ठीक है, तो ये बन गया हमारा -9 और +9 इक्वल टू आ गया 0। अगर यहाँ हमारा आंसर 0 आ गया, इसका मतलब कि x प्लस 1 क्या है, एक फैक्टर है। सो x प्लस 1 इज अ फैक्टर। यहाँ से एक फैक्टर को मिला है। जब कभी भी हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी पावर हाईएस्ट पावर 3 होती है, तो उसके 3 फैक्टर निकलते हैं, तो तुमको एक ही फैक्टर मिला है। अब 2 फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो एक फैक्टर मिला हुआ है उससे हम लोग इसको डिवाइड देंगे। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ये समझ में आ जाएगा आपको, आराम से चिंता मत करो। हमारे पास 2 दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x प्लस 1 यानी कि ये वाला, इसको हम लोग इसके हम लोग डिवाइड किसको दे रहे हैं, तो x का क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 9x और माइनस में 5। देखो सबसे सिंपल मेथड यही है, इससे दूसरा मेथड पे होता है इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। इससे सिंपल मेथड यही है, हम पहले ट्रायल और एरर मेथड से देखिए। पहली बार में ही जाते हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चन दिए रहते हैं आपको बुक में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसमें x प्लस 1 जो होता है वही फैक्टर होता है मैक्सिमम चांसेस में। ठीक है, तो x प्लस 1 हमारे पास अगर यहाँ पर फैक्टर निकल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x प्लस 1 को हम लोग इसको इससे फैक्टर से डिवाइड देंगे तो दूसरे हमारे पास यहाँ पर फैक्टर्स निकल कर आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे डिवाइड क्यों दे रहा हूँ वो बेसिक समझाता हूँ। जैसे कि मान लो 12 हमारे पास नंबर है, उसका एक फैक्टर 2 है। आपको पता है कि 12 पे फैक्टर 2 होता है। बाकी की तरफ फैक्टर निकालने रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, 12 को 2 से डिवाइड दे सकता हूँ, तो 2 6 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे को समझ में आ जाएगा कि एक और फैक्टर जो होगा वो हमारा 6 होगा। तो वही इसीलिए मैं यहाँ पे डिवाइड देता कि दूसरे वाले फैक्टर के बारे में भी पता चल सके। ठीक है, तो चलो मैं इसको डिवाइड लेकर पता करते हैं। हमको लाना है एक्स क्यूब, तो यहाँ पर एक्स है, इसका मतलब एक्स के स्क्वायर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तब इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का क्यूब आएगा।
फिर एक्स स्क्वायर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और प्लस और माइनस में हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया आपस में प्लस माइनस। यहाँ पर हमारा माइनस थी और माइनस 1 एक्स स्क्वायर है, ये हो जाएगा हमारा माइनस 4 एक्स स्क्वायर। माइनस से जो 9 एक्स है उसको ऐसे की उतार दीजिए, तो यहाँ से हमारे पास हमको माइनस 4 एक्स स्क्वायर आना है। यहाँ पर एक्स है तो पहले तो माइनस 4 लिखना पड़ेगा ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई होकर माइनस 4 एक्स आ जाए, और एक एक्स और लिखेंगे ताकि इस एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखो माइनस 4 एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 4 एक्स ही आएगा। फिर से हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। -9 और +9 होगा, सॉरी प्लस में 4 होगा, ये -9 लेकर के आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन गुजर जाएगी। उसके बाद लास्ट में -5 माइनस साइन उतार लो। अब अपने को क्या लेकर आना है, -5x लाना है, यहाँ पर x है तो इसका मतलब हमको -5 लिखना पड़ेगा ताकि इन दोनों मल्टीप्लाई हो तो -5x आ जाए, एक ही बार में आ गया। उसके बाद -5 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी -5 आ जाएगा। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों पूरा पूरा कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब कि दूसरा जो हमारे पास फैक्टर आ गया वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस में 5। तो इसको आप लोग ऐसे ही लिख सकते हो कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स का क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 5, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 1 लिख सकते हैं जो कि फैक्टर है, और दूसरा हमारे पास निकल गया है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और माइनस में 5। ये हो गया हमारा। लेकिन अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तो ये हमारे स्क्वायर वाले फॉर्म में यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में आया है। अभी तो हम लोग इसको सॉल्व करके फिर से और छोटा यानी कि इस टाइप से दो भी सॉल्व बनाना है, ठीक है। तो जैसे मैंने उससे बताया था कि 3 फैक्टर होते हैं यहाँ पर टोटल, तो इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 को। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको मैं इक्वल लेते हैं 0 के, इनकी इसको फैक्टराइज करने क्या तरीका है, क्वाड्रेटिक फॉर्म वाले को इक्वल करो 0 के। अब यहाँ से आप लोग बीच वाले को स्प्लिट कर दो, तो हम लोग को 4 लेकर क्या है प्लस माइनस करके, और जब मल्टीप्लाई करें तो 5 आ रहा है, तो कैसे लाएंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस में 5x और प्लस में 1x, तो 5 में से 1 माइनस होगा तो हमारा 4x भी आ जाएगा और 5 बन जाए 5 भी हो जाएगा। ये सब चीज़ वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, आपको और ज़्यादा डिटेल में सीखना है तो आपको एक्सरसाइज की वीडियोस देखनी पड़ेंगी, और उसके वीडियो से आपको मैं डिसीजन ऑप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारे पास दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, एक्स स्क्वायर मिल लो, ये एक्स बच गया माइनस में 5 बच गया। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 बाहर मिल लो, यहाँ पर भी x माइनस 5 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0 हो गया। जो हम जानते हो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला आ जाएगा। हमारे पास दो कॉमन फैक्टर x माइनस 5 हो गए, ये वाला और ये वाला। उसका हमारे पास बच गया x प्लस 1 बच गया, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख लो। तो यहाँ से हमारे पास दो और फैक्टर निकल कर क्या है, तो अब आप इसको लिख सकते हो कि सो फाइनली हमारे पास जो x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस में जो 5 दिया हुआ है उसका एक फैक्टर तो मैं निकाला था x प्लस 1 आया था। दूसरा फैक्टर हमारे पास दो फैक्टर ये दोनों निकल गए, तो ये क्या x प्लस 1 है तो इसको पहले लिख लेते हैं, और दूसरा वाला हमारे पास x माइनस 5 है तो x माइनस 5 लिख दो। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, यानी कि इसको आपको फैक्टराइज करना है तो इस तरीके से आपको क्यू टर्म में लेकर के आना है। आई आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसका प्रैक्टिस अच्छे से स्टेप से क्वेश्चन पे ज़्यादा आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, जो अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो वो क्लियर या तो सॉल्व हो जाएगा। और नोट्स वगैरह तो मैं प्रोवाइड करा ही दूंगा अपने एप्लीकेशन में। क्वेश्चन नंबर 14 जहाँ पर आपको दिया हुआ है एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दोनों अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं और करके, लेकिन आपको सॉल्व यहाँ पर दोनों करेंगे। पहले उन्होंने बोलना है कि इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड जो वो 64 डिग्री का है एंड एक्स वाई जो उसको प्रोड्यूस किया जाए पॉइंट पी तक, तो ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इससे हम लोग को ये फिगर बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि एक्स वाई जेड एक एंगल है 64 का और एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है पी तक, तो हम लोग एक्स वाई जेड जो है एक फिगर बनाते हैं। पहले तो 64 डिग्री सा ये बनाता हूँ साइड में, तो एंगल बनाना है तो एंगल जी टाइप से बनेगा। यहाँ पर मैं एक्स लिखता हूँ, यहाँ पर मैं वाई लिखता हूँ, यहाँ पर मैं जेड लिखता हूँ, क्योंकि एक्स वाई जेड हमको बोला था, यानी कि जो बीच में आता है ना उसका नाम दिया जाता है। तो यहाँ बीच में 64 डिग्री बन रहा है, ऐसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। अब बोल रहे हैं कि एक्स वाई को प्रोड्यूस किया जा रहा है आगे बढ़ा करके पी ले जाया जा रहा है, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट पी बना लेते हैं, इतना एवरा अंत में आपको समझाने वाला टाइम लगाना है, लाइन बाय लाइन निकालना है, तो इसको पी तक हमने बढ़ा लिया। अब बोल रहे हैं कि इससे आप लोग एक फिगर बना लीजिए, तो हमने यहाँ पर फिगर बना लिया जितना हम लोग को भी दिया हुआ था। हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या बोला गया था इसमें, अब इस बोल रहा है कि इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, अगर एक रे आता है वाई क्यू नाम का और वो बाइसेक्ट कर देता है जेड वाई पी को। अब जेड वाई पी क्या है भैया वो समझो भाई, देखो जेड वाई पी नाम का ये हमारा एंगल है, ये वाला जो एंगल बन रहा है ना ये जेड वाई पी है। हमसे तो बोल रहे हैं कि एक रे आता है क्यू पी नाम, सॉरी क्यू वाई नाम का,
और वो क्यू आई क्या करना है कि इस एंगल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। तो ये बराबर नहीं दिख रहा है तो मैं बराबर उसको निकाल लेता हूँ इसको, और ले पूरा मिल गया। बड़ा तकलीफ है भाई जीवन में। तो देखो क्या हो रहा है कि ये हमारे जो कंप्लीट एंगल ऐसे बना है ना जेड वाई पी, इसको एक रे जो है वो बाइसेक्ट कर दे रहा है। बाइसेक्ट यानी कि बीचों बीच से कट कर दे रहा है। इस रे का जो नाम है वो तो वाई क्यू या क्यू वाई जो भी अपने को बोला गया वो है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि हमारे पास ये एंगल था, उसको बाइसेक्ट कर दिया क्यू आई ने। अब इसने हमसे क्या क्या फाइंड करने को पूछा वो देखते हैं। तो फाइंड क्या करना है, एक्स वाई क्यू को फाइंड करना है और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी को। एक्स वाई क्यू पहले तो देखते हैं एक्स वाई क्यू कहाँ पर बन रहा है। तो हमारा एक्स होंगे ये वाला, ये होंगे वाई और ये क्यू। तो हमको फाइंड करने जो फाइंड करना ना वो मैं लिख लेता हूँ। ये क्वेश्चन हमारा 13 इज टू फाइंड, हमको फाइंड करना है एंगल एस वाई और क्यू। और दूसरा हमसे बोला है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब है वो समझा दूंगा, जैसे एक्सरसाइज मैंने समझाया ही था फिर समझा दूंगा। किसका रिफ्लेक्स फाइंड करने को बोला था, क्यू आई टी था ना, क्यू आई टी था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिफ्लेक्ट एंगल क्यू वाई पी। अब आप लोग समझो, पहले तो एक्स वाई क्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा देखो एक्स वाई क्यू का निकालना है तो एक्स वाई क्यू जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल से मिल करके बन रहा है, यानी कि एक्स वाई जेड वाला एंगल जो 64 दिया हुआ है और ये वाला एंगल, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा एक्स वाई क्यू निकल कर क्या जाएगा, कंप्लीट एंगल के क्या जाएगा। और रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, तो रिफ्लेक्स मतलब देखो इस टाइप से होता है, जैसे कि मान लो हमारा एक सर्कल वाला कंप्लीट एंगल है, ठीक है। अगर इसमें हम लोग एक लाइन बना देते हैं, जैसे कि ये वाला हमने एंगल बना दिया, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना इसका रिफ्लेक्स पूरा ये वाला होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो ये वाला एंगल जगह 110 डिग्री का फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये जो एंगल 110 का है, तो 110 वाले का जो रिफ्लेक्स होगा वो कितना होगा, हम जानते हैं टोटल 360 होता है। तो 360 में से अगर 110 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 250, यानी ये वाला जो पार्ट हमारा है ना इसी को रिफ्लेक्स करते हैं। तो 110 का जो रिफ्लेक्स है वो 250 है। तो हमसे किसका रिफ्लेक्स पूछा है, हमसे क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स पूछा है। तो क्यू वाई पी यानी इस वाले का जो रिफ्लेक्स होगा वो ये जो कंप्लीट यहाँ से ऐसे एंगल बनेगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो एंगल बना है इसको जब मेरे को पता करेंगे टोटल कितना है, तो लोग जब इसका वैल्यू को निकल कर क्या देगा ना, तो जाते हैं कंप्लीट 360 होता है, तो लोग 360 में से इस वाले को माइनस कर देंगे तो इसका रिफ्लेक्स हमको पता चल जाएगा। पहले लोग क्वेश्चन को फाइंड करते हैं, एक्स वाई क्यू को फाइंड करते हैं, एक्स वाई क्यू। तो कैसे फाइंड करेंगे वो समझो। हम लोग यहाँ पर जाते क्या है कि हमारा ये सीधा लाइन बना हुआ है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, उसमें जो तीन एंगल बने हुए हैं हमारे पास, जैसे ये देखो ये मेरा लाइन है, फिर से हम बना देता हूँ रफली लाइन आपको समझाने की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 64 डिग्री का बन रहा है, ये वाला एक एंगल है और एक एंगल यहाँ पर है। तो इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इस वाले एंगल को मैं एंगल 1 नाम दे देता हूँ, इसको एंगल 2 नाम दे देता हूँ, बार बार लंबा लंबा नाम लिखने से एंगल होगा। तो हमारा एंगल 1 और 2 और इस 64 को मैं प्लस करते हैं तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि एंगल 1 सॉरी एंगल नंबर 1 में प्लस करें एंगल नंबर 2 को तो इक्वल आ जाएगा वो हमारे, या फिर ये वर्ड नहीं आने से डायरेक्ट एग्जाम में लिखो। एग्जाम के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं वैसे नहीं करना है कि मैं सॉफ्टवेयर तरीका बता रहा हूँ ना, एग्जाम में तो वैसे लिखो वो समझो। हम लोग एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा कि एंगल 1 हम लोग किसको माने हैं, हमारे पास ये वाला जो एंगल था जेड वाई क्यू। अब देखो ये जो हमारा जेड वाई क्यू है और क्यू वाई टी जो है ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, क्यों इक्वल है क्योंकि कंप्लीट जो हमारा एंगल है कि यहाँ से यहाँ तक एंगल था उसको ये वाला लाइन बाइसेक्ट किया है, यानी कि मान लो टोटल हमारा 100, आप इधर वाले को 50 बना देते हो और इधर वाले को भी 50 बना देता है, बाइसेक्ट का मतलब यही होता है, ठीक है। तो हम लोग ये लिखेंगे कि हमारा जो एंगल क्यू वाई जेड है, ठीक है, क्यू वाई जेड वो इक्वल है हमारे एंगल क्यू वाई पी के, हमारे एंगल क्यू वाई पी के। और क्यू एंगल है क्योंकि क्यू वाई जो है क्यू वाई इज बाइसेक्टर, इसे जब लोग एग्जाम में करना हो तो लिखना पड़ता है कि क्यू वाई जो वो बाइसेक्टर है इसका, तो हमारा कंप्लीट एंगल पी वाई जेड का और एंगल पी वाई जेड का, इसीलिए हमारे पास ये दोनों एंगल क्या होंगे 1 और 2 वाले आपस में इक्वल होंगे। अब इसके बदले में 1 और इसके बदले में आप लोग 2 लिख लेना, यहाँ पर कहीं का भी नोट कर देना कि हमारा एंगल नंबर मान लो क्यू वाई जेड जो है ना, एंगल क्यू वाई जेड को हम लोग यहाँ पर एंगल 2 मान लेते हैं, लाइक है लिख लेना हम लोग क्योंकि मान रहे हैं। और दूसरा जो एंगल हमारे पास क्यू वाई टी है, क्यू वाई टी उसको हम लोग एंगल नंबर 1 नाम दे देंगे, नाम देने से हमारा काम आसान हो जाएगा। अब हम लिखेंगे कि सो एंगल नंबर 1 प्लस करते हैं हम लोग एंगल नंबर 2 और उसमें प्लस करते हैं लास्ट वाला 64 डिग्री वाला, उसका अपना नाम ही सब लिख सकते हो, मैंने सॉरी 60 डिग्री लिखा रहा है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 64 डिग्री देता हूँ। तो इन तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, जैसे मैं आपको समझाया ये सीधी लाइन पे बन रहे हैं,
आप लोग यहाँ पर सम ऑल एंगल स्ट्रेट लाइन वैसे भी लिख सकते हो, या फिर मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ कई बार, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी सबको समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं 1 और 2 आपस में क्या इक्वल है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है तो 1 और 2 भी इक्वल है। तो मैं इसमें रूल के बदले में एंगल 1 ही लिख देता हूँ। यहाँ पर एंगल 1 प्लस में एंगल 1 इक्वल टू सेट में इसको ट्रांसफर कर देंगे तो 180 माइनस में 64 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एंगल 1 और एंगल 1 2 एंगल 1 हो जाएगा, लिखा रहा है मिर्जा भाई। तो मैं एंगल 1 इक्वल टू साइड में 80 में से 60 माइनस को 20 और 4 और माइनस हो गया तो 116 आ जाएगा। इससे अगर कि एंगल 1 इधर निकालना है तो 116 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, इसको कट करेंगे तो 2 5 10 और 2 8 16 आ जाएगा। यानी कि एंगल 1 का जो वैल्यू है वो 58 डिग्री का है। इसका मतलब ये रखिए एंगल हमारा 58 डिग्री का है और ये वाला एंगल कितने का 58 डिग्री का है, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, तो ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और दोनों हमारे पास 58 डिग्री में है। हम लोग को इसमें से कुछ पूछा था क्या? पिछले सेशन से कुछ नहीं पूछा, जो हम लोग भी निकाले हैं उन्होंने भी आधा काम किया है, तो ये लोगों को पूरा काम करना है। इसको मिटा देता हूँ, कहाँ पे लिखूँ, दूसरा पेज ले लूँ क्या? ये आपको समझा यहीं पर समझा देता हूँ ताकि दूसरा पेज का टेंशन ना रहे आपको एग्जाम में। जब आप देखो वीडियो देखो तब आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या जाते हैं, हमको कौन से निकालना था, हमको निकाला था एक्स वाई क्यू निकाला था, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इन नाउ एंगल एक्स वाई क्यू। अगर एक्स वाई क्यू निकालना है तो मुझे ये 64 डिग्री में प्लस करना पड़ेगा एंगल नंबर 1 को। जैसे मैं समझाया था ये वाला एंगल और ये एंगल प्लस करोगे तो ये वाला कंप्लीट एंगल निकलेगा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 64 प्लस ये हमारा 58 डिग्री। तो हमारे पास एंगल एक्स वाई क्यू जो होगा वो कितना निकल जाएगा यहाँ से, ये 12 का 2 का ये हो गया 1 और 6 और 6 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 122 डिग्री जो है वो हमारा इसका वैल्यू निकल कर क्या गया। और कोई रिफ्लेक्स निकालना था क्यू आई पी का, यहीं पर लिखेंगे रिफ्लेक्स क्यू एंगल क्यू वाई पी। तो एंगल क्यू वाई पी रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम लोग 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे एंगल क्यू वाई पी को, क्यू वाई पी। तो यहाँ से हमारे पास निकल जाएगा ये 360 माइनस में क्यू आई पी का वैल्यू कितना है हमारा 58 डिग्री आया है। क्यू आई पी कौन सा, तो क्यू आई पी एंगल 2 है, एंगल 2 में कितना निकाला 58 डिग्री निकाला है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 302 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब कि क्यू आई पी जो है 302 डिग्री है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन जरूर है लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा टीचर्स क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट में इसके बाद के जो क्वेश्चन बहुत इजी से दिए हुए हैं, क्वेश्चन लोग 8 क्लास दिया हुआ है, क्वेश्चन 15 आपको बहुत आसान लगेगा। इसे बोल रहे हैं कि ये जो आपको फिगर दिया हुआ है इसमें पी ओ क्यू जो है वो एक लाइन है, ठीक है। पी ओ क्यू इस तरीके से रे ओ आर इज परपेंडिकुलर, वो आर इस टाइम से लाइन बना हुआ है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर। ओ एस अनदर रे लेइंग बिटवीन द रे ओ पी एंड ओ आर। ओएस नाम का एक और रे याद आता है जो कि ओपी और ओ आर के बीच में है, ठीक है। प्रूव करने को एंगल आर ओ एस जो है वो हाफ है क्यू ओ एस माइनस टी ओ एस के। यहाँ पर थोड़ा सा आपको डायग्राम जिसने इंटर होगा से डायग्राम बना लिया पहले से ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर देखो ये डायग्राम है जिसमें हमसे बोल रहा है कि पी ओ क्यू जो है एक सीधी लाइन है, आर ओ जो है वो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, और एस ओ नाम का जो एक दूसरा रे है वो पी ओ और आर ओ के बीच में आ रहा है। हमको ये प्रूव करना है आर ओ एस जो है वो हाफ है क्यू ओ एस और पी ओ एस के। तो उनको आर ओ एस लेकर आना है ना, तो हम लोग यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। हम लोग लिखेंगे है ना प्रूव, हमको प्रूव कर रहा है तो प्रूव लिखो। हमारे पास जो एंगल आर ओ एस है वो कहाँ पर पढ़ना है उसमें यहाँ पर पहले ध्यान दीजिए वो किससे इक्वल है। तो हमारा देखो आर ओ एस अगर हम लोग इधर से लेंगे इस टाइम से लिए तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस कंप्लीट पी ओ आर में से माइनस करना पड़ेगा ये वाला एंगल। जब हम लोग कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री है, तो इधर 90 बन रहा है इधर 90 बन रहा है। तो इस कंप्लीट 90 डिग्री में से जब मैं ये वाला एंगल माइनस करूंगा मेरा कौन सा एंगल मिलेगा, ये वाला मिलेगा जिसका नाम आर ओ एस है। तो यहाँ पर इस कंप्लीट एंगल का नाम क्या लिख सकता हूँ मैं, पी ओ आर लिख सकता हूँ। तो आर ओ एस निकालने के लिए मैं एंगल पी ओ आर में से माइनस करूंगा यहाँ पर ये वाला एंगल जिसका नाम है पी ओ एस, ठीक है। यहाँ पर लिखो माइनस में एंगल पी ओ एस। देखो ये पी ओ एस को माइनस करेंगे और पी ओ आर में से तब हमारे पास आर ओ एस निकलते क्या आएगा, समझ में आ गया। अब जो पी ओ आर है वो हमारा क्या है, वो भी 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर वो इसका बदल नहीं सकते हैं 90 डिग्री माइनस में हमारा एंगल पी ओ एस, इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। या फिर पी ओ एस हाँ इसे अच्छे लिखते हैं, ये हमारा टोटल पी ओ आर 90 हो जाएगा, उसमें से पी ओ एस को माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा आर ओ एस निकल जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। ये हमारा आर ओ एस था पहले इक्वेशन आ गई जिसमें हम लोग को पी ओ एस लेकर आना अपना, देखो इधर पी ओ एस आ रहा है। और हम लोग दूसरे साइड से ले जाते हैं कि अगर हम लोग इधर से देखिए अगर इधर वाले एंगल को यूज करें तो अभी इधर से मुझे आर ओ एस निकालना हो तो मैं क्या करूंगा कि आर ओ क्यू जो है हमारे पास ये वाला जो एंगल बना हुआ है
इसमें से मैं कंप्लीट मान लो एस ओ क्यू जो है, ये जो हमारा कंप्लीट एस ओ क्यू है, उसमें से मैं 90 डिग्री को अगर माइनस करता हूँ तो मेरा फिर से ये एंगल निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर से लिखूंगा, अगर मुझे सेकेंड वाले से इधर से हम लोग आर ओ एस निकालना है नाम, है ना, दूसरे साइड से हम लोग आर ओ एस निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये कंप्लीट जो हमारा एस ओ क्यू है, ठीक है, एंगल एस ओ क्यू, उसमें से माइनस कर देंगे इस वाले एंगल को आर ओ क्यू को, एंगल यहाँ पर आर ओ क्यू, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा फिर से वही आर ओ एस निकल करके आ जाएगा। तो एस ओ क्यू का तो वही हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर आप एस ओ क्यू ही लाएंगे तो इसको, और यहाँ पर माइनस में आर ओ क्यू को बदलकर फिर से 90 डिग्री लो, क्योंकि क्वेश्चन हमको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री होता है, इसको आप इक्वेशन में 2 मान लो। अब यहाँ पर देखो हमारे पास इधर भी आर ओ एस है, इधर भी आर ओ एस है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। ऐड इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ पर जो 90 प्लस में है और यहाँ पर जो 90 माइनस में है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कहीं तो 90 लेकर क्या आना है, क्या नहीं लाना है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करने पर, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो इधर हमारा आर ओ एस प्लस में आर ओ एस हो जाएगा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हमारे पास जो 90 डिग्री में माइनस एंगल पी ओ एस है, उसमें हम लोग को ऐड करना पड़ेगा ये वाला एंगल एस ओ क्यू, और यहाँ पर क्यू एस इसका नाम देता हूँ, एस ओ क्यू का नाम आप क्यू एस भी लिख सकते हो, या फिर मैं क्यू ओ एस भी देता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्यू एस नाम दिया हुआ था, तो इसी को उल्टा करके लिखा जा सकता है, बस बीच में आना चाहिए माइनस में 90 डिग्री। तो हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में ऐड किया, तो उससे 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 2 आर ओ एस आ जाएगा, और इक्वल की साइड में हमारे पास क्यू ओ एस को मैं पहले लिख देता हूँ क्योंकि वो प्लस में है, और ये माइनस में जो पी ओ एस है उसको बाद में लिख देता हूँ, माइनस पी ओ एस आ गया। अपने को 2 से मतलब है 2 को ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि अपने को आर ओ एस चाहिए, तो आर ओ एस इक्वल टू हो जाएगा 1/2, इधर जाएगा तो 2 मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा 1/2, और ब्रैकेट में इसको लिख दो आप लोग क्यू ओ एस माइनस में एंगल पी ओ एस। इस तरीके से आपका ये प्रूव हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ में है ना, ये 1/2 पास है, ये पूरा मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू एस माइनस पी एस की पूरा डिवाइड भी 2 लिख सकते हो, या फिर ऐसे 1/2 भी कर सकते हो, फिर हम जानते हैं 1 कहीं से मल्टीप्लाई होगा तो यही दोनों आ जाएंगे और नीचे में 2 पहुंच जाएगा। तो डायरेक्ट हम इस तरीके से देखिए कि क्वेश्चन को इसी फॉर्म में दिया हुआ था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पास, जहाँ पर हमने केस स्टडी वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों में। यहाँ पर तो बहुत सा पीडीएफ में रीड करने में इसमें तो अवेलेबल नहीं, मुझे अच्छे समझ भी नहीं आ रहा है मेरे को यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसका फिर मोबाइल में देखा कि मोबाइल में क्या क्या दिया हो, तो मोबाइल में तो छोटा रहता है ना, थोड़ा जूम करके मैंने थोड़ा इसको फैला दिया, उसी थोड़ा सा धुंधला हो गया है। मोबाइल में जब आप देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। मैं आपको इसका बस मतलब समझाता हूँ कि यहाँ पर अनाथालय को कुछ लोग जो है ना वो क्या करते हैं, डोनेट कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, आउट ऑफ नाइट जब ये सर्वे होता है तो ये सर्वे किया जाता है ये पता करने के लिए कि लोग जो है ऑर्फनेज को यानी कि अनाथालय को कितना डोनेशन दे रहे हैं। तो 9 में से 7 लोग जो है वो डोनेशन कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा, क्वेश्चन में पूरा डिटेल में लंबा लंबा पैन टाइप से लिखा हुआ है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूँ। एक सर्वे किया जाता है कई सारे लोगों के ऊपर, 9 लोग रहते हैं टोटल, मान लो 9 लोगों के ऊपर सर्वे किया जाता है कि उनमें से कितने लोग जो है वो ऑर्फनेज हाउस को यहाँ पर डोनेशन दे रहे हैं। तो 9 में से 7 लोग जो है वो डोनेशन दे रहे हैं। बस उसी से रिलेटेड यहाँ पर अपने को क्वेश्चन बना करके दे दिया है, बस इतना ही सिंपल है हमारे पास स्टेटमेंट है। तो मैंने जो क्वेश्चन से पूछ रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हाउस होल्ड आर डोनेटिंग, यानी कि जो लोग डोनेट कर रहे हैं उसका क्या फ्रैक्शन है। तो 7/9 2/9 इस टाइप से दिया हुआ है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि इस 9 में से टोटल अगर अपन 9 लोग हैं तो 9 में से 7 लोग यहाँ पर डोनेशन दे रहे हैं। तो इस टाइप फ्रैक्शन बनाए थे, तो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट वाले का तो नीचे देखो जितना टोटल रहता है कभी उसको नीचे लिखते हैं, तो क्लास 6 7 में सिखाया, और जितना लोग कर रहे हैं उसको ऊपर लिखते हैं। तो 7 लोग कर रहे हैं तो 7/9 जो सब फ्रैक्शन हो जाएगा, जो कि अपने को ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको मैं ब्रैकेट में ऑप्शन ए लिख देता हूँ। सेकेंड वाले क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है भैया तो कितने लोग जो है वो नॉट डोनेटिंग वाले हैं, और सोलह वाले कितने लोग हैं जो सामान वगैरह नहीं दे रहे हैं। तो दो देखो 9 में से 7 लोग दो दे रहे हैं, कितने लोग भी दे रहे हैं, 2 लोग नहीं दे रहे हैं। तो फिर सही लिखोगे फिर नीचे में टोटल नंबर ऑफ 9 उसमें से 2 लोग नहीं दे रहे हैं, तो 2/9 जो इसका आंसर हो जाएगा। और ये मेरा ऑपरेशन कितने हैं, ये बी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा सेकेंड वाले का। थर्ड क्वेश्चन है राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ 7/9, यानी 7/9 का डेसिमल फॉर्म लिखना है। तो आप कुछ नहीं करोगे, जल्दी से 7 को डिवाइड कर दोगे 9 से। तो यहाँ पर हमारा डिवाइड तो होगा नहीं क्योंकि छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे 0 लगा कर डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। तो 9 निकलेंगे हमारे पास 9 7 जा और दैट टाइम हमारे पास 63। तो यहाँ पर हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा फिर से हमारे पास ये 7। तो अगर वो 7 फिर से आ जा रहा है तो फिर वही काम पे हमें 0 लगाएंगे, तो फिर 7 टाइम पे हमारा 63 आएगा।
फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर वही 7 आएगा। इसका मतलब कि ये 7 7 आते चला जा रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो थर्ड वाले को जब हमारे पास डायरेक्ट बार बार कोई नंबर आता है ना 0.7 लिख करके उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। बार मतलब यही होता है कि वो जो नंबर है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हमको ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/9 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा। तो ये इसी तरह डिवाइड करके देखिए से हम लोग 2/9 को, यानी कि 2 को 9 से डिवाइड लेके तो फिर से यहाँ पर डेसिमल लगाकर 0 बनाना पड़ेगा। तो 2 टाइम 18 होगा, फिर सब डिवाइड होगा तो फिर 2 आ जाएगा, तो फिर 0 लगा करके 2 टाइम 18 करेंगे। इसका मतलब कि ये भी हमारा 2 जो है वो रिपीट होने वाला है। तो हम लोग का जो फोर्थ आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.2 के ऊपर में बार, यानी 2 जो है बार बार आ रहा है। ये ऑप्शन हमको ऑप्शन नंबर ए में किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। लास्ट क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन इसे पूछ रहा है, राइट द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ 2/9। यानी ये जो 2/9 है हमारा, इसका जो डेसिमल एक्सटेंशन हमने निकाला, यानी कि 0.2 पर जो बार रखा है हमने, इसको हम लोग क्या डेसिमल एक्सटेंशन बोलते हैं, इसका नाम क्या है। तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 इसका आप पढ़ना सीखे थे। ये तो होता है टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग होती है जो कंप्लीट हो जाता है डेसिमल के बाद, एक समय के बाद वो रुक जाता है, उसको टर्मिनेटिंग हो जाता है। ये तो टर्मिनेट हो नहीं रहा है, ये तो बढ़ता चला जा रहा है। तो ऑप्शन ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी में बोल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, जो हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो देखो ये हमारे जो नंबर है कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, बार बार 2 आ रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है ना, तो नॉन रिपीटिंग लिख दिया है, इसलिए ये गलत हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग मत लिखना तो ठीक रहता। अगला क्वेश्चन इसलिए बता, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग भी है और ये रिपीट भी हो रहा है बार बार, तो ये ऑप्शन नंबर जिसका सी होगा फिफ्थ का वो सही होगा। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है, तो रिपीटिंग भी लिखेंगे यहाँ पर, रिपीटिंग। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 15 का जो केस स्टडी दिया हुआ था वो कंप्लीट होता है। आगे बढ़ने में क्वेश्चन 16 के पास लास्ट। सो देखो जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है। बेसिकली आपको देखो बड़ा सी स्टडी जो दिया हुआ है आपको समझा देता हूँ। बास्केटबॉल स्फेरिकल बॉल, बास्केटबॉल खेला जाता है स्फेरिकल बॉल से। यहाँ पर आपको इसका कंप्लीट क्वेश्चन देखोगे तो देखो इसमें आपको एक फोटो भी दिखेगा। नेक्स्ट पेज में इसीलिए यहाँ पर नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ इसे। बास्केटबॉल स्फेरिकल बॉल से खेला जाता है, इवन दो एन एथलीट ड्रिबल द बॉल, अ बास्केटबॉल प्लेयर यूज हिज हैंड इन द गेम, यानी कि बास्केटबॉल में यूज अपने हैंड पे करते हैं। यूजुअली बास्केटबॉल इज प्लेड इंडोर एंड कोर्ट मेड ऑफ वुड, यानी कि बास्केटबॉल जो इंडोर में खेला जाता है लकड़ी से बने हुए कोर्ट में। द प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल होता है जिसमें हम लोग खेलते हैं ऑफ बास्केटबॉल, इज द फॉर्म ऑफ पैराबोला रिप्रेजेंटिंग द पॉलिनोमियल, यानी देखो जो पैच जो प्रेस होता है, जैसे बास्केटबॉल को जब फेंकेंगे, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ। माइनस, पहले तो मैं एक इक्वेशन को लिख लेता हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो। -5t है, -5t² प्लस में 4t और प्लस में 1.2 में आप एक क्वेश्चन नंबर लिख लेता हूँ ना, दूसरा वाला क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। -5t² प्लस में 40t और प्लस में 1.2, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। हमसे ये बोल रहा है कि जब देखो बास्केट अगर वो फेंका जाता है तो इस तरीके से एक हमारा लाइन, देखो बास्केट यहाँ मान लो हमारा बास्केट बना हुआ है और यहाँ से हमारा बॉल घूर करके आ रहा है, तो ये जो हमारा मोशन पे आ रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन पे आ रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पर बन रहा है। तो इसमें हमारा बास्केटबॉल पहुंच रहा है, जिसको आप फिजिक्स में क्लास 11 में और डिटेल में पढ़ने वाली हो। यहाँ के मैथ का क्वेश्चन है तो हम मैथ के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, इजी लैंग्वेज सॉल्व करेंगे, तो फिजिक्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। और उससे बोला कि ये जो लाइन बना हुआ है ये आप देख रहे हैं कर्व लाइन है, कर्व लाइन बनता है तो उसका इक्वेशन भी बनता है। इक्वेशन वाले चैप्टर में सिखा रहा है कर्व लाइन वाले इक्वेशन, तो उसको हम इस टाइप से इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है कि जो कर्व लाइन बन रहा है ना वो -5t² प्लस 40t प्लस 1/2 के फॉर्म में है। अब आपको ये यहाँ पे कुछ चीजें दी गई क्वेश्चन, पहला पूछ रहा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री किसको बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर को। इसका मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल चैप्टर सिखाया था कि जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका तो हाईएस्ट पावर होगा, जैसे t का हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हाईएस्ट पावर 2 है। इसका मतलब जो डिग्री होगा पहला वाला का वो 2 हो जाएगा, और 2 जो है कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है, बस क्वेश्चन देख करके आंसर करना है। दूसरा होता है फाइंड द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर 4 सेकेंड, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल बन रहा है इसमें जो हाइट होगी बॉल की 4 सेकेंड के बाद वो कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें वैल्यू में 4 पुट करके इस तरह से निकालेंगे। जैसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ये सॉल्व करते लिखते कितना निकल कर क्या आता है। तो हमारे पास इक्वेशन -5t² है, तो -5 4² कर लीजिए, फिर प्लस में 40t है तो 40 मल्टीप्लाई में 4 कर लीजिए और प्लस में 1.2, जहाँ यहाँ पर टी दिया हुआ है 4 सेकेंड बोला इसलिए वहाँ पर 4 पुट कर रहे हैं। अगर कुछ और सेकेंड बोले होते तो कुछ और कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा 16, 65 में हो जाएगा 80 प्लस -80 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 160 और प्लस में 1.2 आ गया।
इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस सी टी और प्लस सी टी चाहे तो आप लोग पहले सॉल्व करो, वैसे आप पहले ऐड भी कर सकते हो, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन दोनों तरफ से आंसर सेम ही आएगा। मैं पहले इसको उड़ा देता हूँ यहाँ से, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अभी हमारे पास कितना है 160 है, 160 में से 80 माइनस होगा तो 80 आनेगा, तो 80 बच गया और प्लस में 1.2 हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो 81.2 आ गया। यानी कि 81.2 मीटर जो होगा वो हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? 2 वाले ऑप्शन में दिया है, बी वाले ऑप्शन। तो ऑप्शन में जो बी होगा वो हमारा सही है। इस तरीके से आपको इसका रेट निकालना है। आगे भी जो क्वेश्चन है वो भी एकदम सिंपल है। पहला वाला पूछा है अगले क्वेश्चन में, द पॉलिनोमियल इज क्लासिफाइड एज ब्लैंक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि यहाँ पर कितने टर्म्स हैं उस हिसाब से अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे? लीनियर कहेंगे, क्वाड्रेटिक कहेंगे, बायनोमियल कहेंगे या ट्राइनोमियल कहेंगे? तो लीनियर और क्वाड्रेटिक जो होता है वो डिग्री के हिसाब से बोला जाता है। तो बस ये बायनोमियल और ट्राइनोमियल। तो बायनोमियल किसको बोलते हैं? जिसमें 2 टर्म। तो यहाँ पर टोटल 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, टोटल 3 टर्म है। इसका मतलब ये क्या है? ट्राइनोमियल है। तो इसका जो थर्ड वाला आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी है। ट्राइनोमियल तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्राइनोमियल। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है वही पूछा है कि डिग्री के हिसाब से अगर अपन इस पॉलिनोमियल, हाँ डिग्री के हिसाब से अगर वो इसका नाम रखना चाहे तो क्या रखेंगे? तो देखो हाईएस्ट पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 रहता है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। फिर 3 हो रहता है तो क्यूबिक बोलते हैं, तो हमने पिछला वाला सॉल्व किया, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, उसका लास्ट हमसे पूछ रहा है कि इफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अगर पैराबोला हो रहा है हमारे पास, ये इस तरीके से जो 10 पैराबोला बोलते हैं, वो तो आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे? तो ये मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूँ। हमको बोला गया है लास्ट टाइम में कि एक्स स्क्वायर, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, माइनस 5x और प्लस 30 अगर रहता है इक्वेशन, अगर ये क्वेश्चन ना हो अगर ये क्वेश्चन रहता तो इसके फैक्टर क्या होते हैं? तो इसको आपको क्या करना, फैक्टराइज कर देना है, बीच और टर्म को स्प्लिट कर देना है। आधा कर ही देता हूँ, आधा नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स बताइएगा। यहाँ से इसको देखो बीच में 5 लाना है और मल्टीप्लाई करके 6 लाना है। तो मैं क्या करूँगा, -3 और -2 कर दूंगा। -3 और -2 -5 हो जाता है और 3 को जाओ 6 हो जाता है, इक्वल टू 0 करके इसको सॉल्व करना रहता है। तो बस इसको आप लोग यहाँ से कॉमन वगैरह लेकर के बताओ कि यहाँ पर हमसे ऑप्शन क्या हुआ है, x-3, x-2, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी टाइप से क्वेश्चन आपके भी टर्म 1 में आने वाले हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू फॉर